नमस्कार, मी नेहा शंखनाथच्या सल्ला डॉक्टरांचा या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचे स्वागत करतो. आपण सर्वांना माहिती आहे, शंखनाथ सल्ला डॉक्टरांचा जो आपला विशेष कार्यक्रम चालतो त्यामध्ये नवनवे विषय नवनवीन डॉक्टरांशी आपण संवाद साधत असतो. तशाच एका आज नवीन विषयाला घेऊन आज आपण आलेलो आहे. आपल्यासोबत आज उपस्थित आहे डॉक्टर अतुल तेलरांते, जे की MD आहे आयुर्वेदामध्ये. आपल्याला जर आपण एक उदाहरण घेतलं तर वात हे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आढळून येतात. जर म्हातारपणाचा आपण विचार केला तर पाय दुखणे, हात दुखणे, जो वाताचा जो प्रमाण आहे ते मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आणि कोरोनाच्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये हे प्रमाण अजून जास्त प्रमाणात आपल्याला उद्भवताना किंवा आढळताना स्पष्टपणे दिसलेलं आहे. तर आयुर्वेदामध्ये वात हा कशा पद्धतीने आपण त्याला म्हणजे त्या रोगाचं निराकरण करू शकतो, ह्याच आपण संपूर्ण चर्चा डॉक्टर अतुल सरांशी करणार आहोत. तर चर्चेला आपण सुरुवात करूया. नमस्कार सर, शंखनाथच्या सल्ला डॉक्टर या विशेष कार्यक्रमात आपले स्वागत आहे. चर्चेला सुरुवात करूया सर. मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर कि जैसे गत रोग या वात जो हम बोलते हैं वो किस प्रकार होता है? जी देखिए, वात रोग ये शब्द जो है उसको पहले समझाऊंगा मैं. आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोषों का वर्णन है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष. तीनों दोषों को अपने समान अवस्था में अगर रखा जाता है तो स्वास्थ्य रहता है, कोई रोग नहीं रहेगा. लेकिन तीनों में से कोई भी दोष अगर बिगड़ जाता है या विशिएट हो जाता है या बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इस स्थिति में उस दोष से संबंधित रोग तैयार होंगे. उसी प्रकार से अगर वात रोग दूषित हो जाता है, अपने स्थान को छोड़ देता है, अपने गुणों में बढ़ जाता है, उस समय उससे निर्मित होने वाले सभी रोगों को हम वात रोग कहते हैं. ठीक है. अब वात रोग जैसे कि आपने बताया कि कैसे उसका निदान होगा या फिर कैसे उसको समझा जाए. जहाँ पर भी दर्द, पेन या शूल, ये सबसे पहला लक्षण नज़र आए. उसके अलावा वहाँ पर स्वेलिंग, स्किन का डिस्कलरेशन, कलर में चेंजेस, टेम्परेचर में चेंजेस, किसी जॉइंट के नॉर्मल टेक्सचर या लिगामेंटस स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंसेस आना, जॉइंट में फूलन होना, उसकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आना, इन सब के साथ पेन, दर्द, ये लक्षण जहाँ पे भी नज़र आएगा उसे हम स्पॉट डायग्नोसिस वात रोगों के तौर पे कर सकते हैं. बाद में उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जा सकता है. इन रोगों को हम वात रोगों की संकल्पना में लेते हैं. तो कितने प्रकार के ये रोग होते हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइप हमने देखा है, तो वात रोग में क्या टाइप्स हैं? जी, आयुर्वेद में हर दोष के जो विकार है या रोग है उनकी संख्याओं का सटीक वर्णन किया गया. वात रोग 80 प्रकार के बताए गए, पित्त रोग 40 और कफ रोग 20 प्रकार के बताए गए. तो दुनिया में जितने भी वात से रिलेटेड है, वात दोष से निर्मित रोग है, उसके साथ एसोसिएटेड बाकी दोष दूष्य हो सकते हैं, वो सारे विकार 80 प्रकारों में उन्होंने आयुर्वेद के शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं. यानी वात रोगों के प्रकार 80 हैं. अब जनरलाइज कंसिडरेशन में पब्लिक या फिर अपने नॉर्मल लोग जो लेमेंस जिसको बोलते कॉमन मैन, वात रोग यानी समझते हैं संधिगत वात को, यानी जॉइंट पेन, चाहे फिर सर्वाइकल स्पाइन का पेन हो, लंबर स्पाइन का हो, या फिर किसी भी जॉइंट से रिलेटेड पेन हो, या फिर हाथ पैर दर्द हो, जब भी उनको ऐसा लगता है तब वो उसको वात कहते हैं. यानी संकल्पना क्या है वात रोगों की? जॉइंट पेन. हालांकि वात रोग केवल एक प्रकार, वो संधिगत वात जिसे हम बोलते हैं या संधिवात जिसे बोलते हैं, उसके जिसके छोटे अलग अलग प्रकार हैं, वो केवल एक प्रकार है 80 प्रकार के वात रोगों में. तो टोटल प्रकार ऐसे 80 हो जाएंगे. लेकिन आज हम जिसकी चर्चा करते हैं या जिसे समझते हैं एज वात रोग, वो संधिवात होता है. हाँ, क्योंकि जैसे आपने बोला अभी कि नंबर ऑफ वात रोग है, जैसे 80 प्रकार के आपने वात रोग बोला है, तो हमको ये पता ही नहीं जी कि 80 प्रकार के वात रोग भी होते हैं. क्योंकि हमको क्या है कि सिर्फ हाथ दुखना या पैर दुखना, बस हम इसको ही वात रोग कहते हैं. तो वो किस हद तक सही है? देखिए, वो जो आप समझते हो एक प्रकार भी मैंने जैसे बताया. हाँ. कोई भी पेन या दर्द होना है, नहीं वात दोष का दूषित हो जाना, उस कारण से होता है. अब जब हम जॉइंट पेन की बात करते हैं या आर्थराइटिस की बात करते हैं, जिसको संधिगत वात कहा जाता है या संधिवात कहा जाता है, उसमें भी अलग अलग प्रकार आते हैं. जैसे मन्यास्तंभ हो गया, उरुस्तंभ हो गया, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, आमवात हो गया, वात रक्त हो गया, साम संधिशूल हो गया, इसके अलावा हंती संधि हो गया, क्रोस्टुक शीर्ष हो गया. ये अलग अलग संधिगत वात के अलग अलग प्रकार हैं और स्टेजेस के हिसाब से. अब जो आप पूछ रही हैं मुझसे कि जो पेन है उसे हम वात कहते हैं, तो आपकी बात एकदम सही है, वो वात रोग ही है. लेकिन 80 में से केवल एक प्रकार है. मतलब हम कहीं ना कहीं
वो रिलेटेड है वात से। डेफिनेटली आप जो समझ रहे हो वात रोग ही है। तो इसका निदान हम किस प्रकार कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल है तो लोगों में आयुर्वेद, ठीक है, अभी जब से कोरोना आया है तो लोगों ने आयुर्वेद को नज़दीक किया है कहीं ना कहीं। राइट। मतलब जड़ी बूटी यूज़ करना या फिर घर के नुस्खे नुस्खे जो use बोलते हैं, हाँ, वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन कई लोग आज भी है कि उनको लगता है कि आयुर्वेद ये मतलब बहुत लेट मतलब उसका निदान होता है। तो ये सच में सही है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, अगर उसका सही निदान किया जाए और सटीक ट्रीटमेंट किया जाए तो जिस रोग को जितना समय लगना चाहिए ठीक होने के लिए उतना समय लेता है। राइट। अब कोई कोई रोग क्रॉनिक होते हैं, लंबे समय तक उनका इलाज चलते रहता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया। एलोपैथी में आपको 6 महीना दवा लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप जिस पैथी से भी ट्रीटमेंट करें, इट विल टेक 6 मंथ्स, नॉट बिफोर दैट वो ट्रीट होगा। वात रोग इसी प्रकार से कई बार 2-3 दिन या 8 दिन या 15 दिन में भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक होते हैं, जिनको लंबा समय लगता है, उनको लंबा समय ही लगता है। चाहे आप एलोपैथी में जाओ, आप भी देखो ना, एलोपैथी में 6-6 महीना उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट चलता है, फिर भी ठीक नहीं होते। वात रोगों के लिए सबसे बेस्ट पैथी आयुर्वेद को ही माना जाता है। इसीलिए आयुर्वेदिक दवाएं गर्म होती है, ऐसी सोच है लोगों की। एक्चुअली वात रोग की दवा गर्म होती है, पित्त रोग की दवा शीत होती है, और कफ की दवा रुक्ष और शीत होती है, ठंडी होती है। तो लोगों का एक जनरलाइज कंसिडरेशन गर्म दवा के संबंध में आयुर्वेद में इसलिए क्योंकि वात रोग आयुर्वेद में ज़्यादा अच्छे से ट्रीट होते हैं। तो जो आपने मुझसे पूछा उसका ये है कि हर रोग को उसका समय लगता ही है ट्रीटमेंट या ठीक होने में। इसीलिए कोई आयुर्वेद लेट ट्रीटमेंट, लेट इफेक्ट करता है, ऐसा कंसिडरेशन गलत है, मिसकंसेप्शन है। आयुर्वेदा में भी हमने जैसे सर्दी खांसी 3 दिन या 5 दिन का जो वायरल है, वो हम भी 3 दिन में ठीक करते हैं। लेकिन वात रोग जहाँ पे जिसको जितना समय लगता है, चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदा हो, हम आयुर्वेद में उतना ही समय लेते हैं जितना उसको लगता है। आयुर्वेदिक दवाएं लेट इफेक्ट करती है, ऐसा कंसिडरेशन ज़्यादा सही नहीं है। कुछ मामलों में ऐसा है, कुछ मामलों में ऐसा नहीं भी। जी। जैसे मैंने आपको पूछा था कि इसका निदान किस प्रकार है, या डायग्नोसिस कैसे किया जाए, तो जैसे कि हमने देखा कि 80 प्रकार के वात रोग हैं। यस। हर वात रोग के अलग अलग लक्षण होंगे। यस। उनमें से जो वात रोग हम समझते हैं, आज जिसका हम डिस्कशन करने यहाँ बैठे हैं, वो संधिवात है या आर्थराइटिस है या जॉइंट पेन। ठीक है। अब हम जब उसका निदान की बात करते हैं, डायग्नोसिस की, सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, देखते हैं, पेशेंट को एग्जामाइन करते हैं, उनकी कंप्लेंट सुनते हैं, उनके लक्षण देखते हैं, उससे डायग्नोसिस हो जाता है कि किस प्रकार का जॉइंट पेन है, किस प्रकार का संधिवात है। फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी किए जा सकते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट होती है, आरए फैक्टर आता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है, अपना यूरिया क्रिएट भी किया जाता है, कई बार यूरिक एसिड किया जाता है। ये सारी चीज़ें देख के डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार का वात रोग, गाउटी आर्थराइटिस है, आम वात है या नॉर्मल वात है। ये सर रेस्ट है, कई बार साम संधि शूल में ऐसा आम वात में भी पाया जाता है। इससे डायग्नोसिस होता है। कई बार जॉइंट्स के एक्सरेज किए जाते हैं। अगर सर्वाइकल या लंबर स्पाइन है तो उसमें एमआरआई अच्छा डायग्नोसिस है। कई बार सीटी स्कैन भी किया जाता है। एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, आपका एग्जामिनेशंस, कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, कभी कभी उपशय अनुपशय चिकित्सा भी की जाती है, जिससे भी डायग्नोसिस पॉसिबल हो पाता है। सो इन सारी टेक्निक्स के हिसाब से, इसके अलावा आयुर्वेद में एक खास चीज़ है नाड़ी परीक्षा। तो बहुत से वैद्य जो है वो नाड़ी परीक्षा जानते हैं, खासकर जो पुराने वैद्य हैं। अभी अभी जो नए वैद्य हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, पुराने डॉक्टर्स हैं, वो नाड़ी तज्ञ हैं। तो वो नाड़ी से भी कई बार वात से एसोसिएटेड बाकी चीज़ों को भी ढूंढ निकालते हैं और उससे डायग्नोसिस करके सही प्रमाण से आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे हमने अभी बोला है कि वात पित्त जो है, तो जो वात है तो उसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं आयुर्वेदा में? देखिए, आयुर्वेदा में 2 प्रकार की चिकित्सा है, एक शोधन और एक शमन। शोधन चिकित्सा जनरली पंचकर्म चिकित्सा में की जाती है। पंचकर्म में वात रोगों के लिए बस्ती ली जाती है, स्नेहन स्वेदन, ये पंचकर्मोक्त चिकित्सा है। उन पेशेंट्स को पंचकर्म का शोधन की आवश्यकता है जिनका वात शमन से ठीक ना हो रहा हो। शमन चिकित्सा यानी मेडिसिन्स हम डायग्नोसिस करके पेशेंट को देते हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे सिरप्स एंड टैबलेट्स हैं, ऑयल्स हैं वात के लिए खासकर। एक बार डायग्नोसिस हो जाए और वात के
निदान और उसके कारण पता चल जाए, उसके हेतु क्या है, किन कारणों से वात तैयार हुआ वात है, तैयार तो होती सबसे पहले हम निदान परिवर्जन करेंगे। निदान परिवर्जन यानी क्या, ट्रीट द कॉज, जिस कारणों से वात हो रहा है उसको आप हटा दीजिए। बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, यस, लाइफस्टाइल के कारण, खान पान के कारण, गलत आदतों के कारण वात रोग लोगों को होते हैं। उनकी जो लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसमें उनके जॉइंट्स पे हमेशा स्ट्रेस पड़ते रहता है, जॉइंट्स की हेल्थ बिगड़ जाती है, इम्यूनिटी बेकार हो जाती है, कैल्शियम लॉस होता है। इन सब कारणों से अगर वात तैयार हो रहा है तो पहले आप उन कारणों को हटाइए। आधा ट्रीटमेंट आपका वो हो गया, निदान परिवर्जन। उसके बाद चिकित्सा पे आइए। चिकित्सा में आपको हमारे पास अक्षित कैल सिरप आता है, अक्षिता सिरप आता है, वातनाशक कंपाउंड नाम से सिरप है। इन 3-4 सिरप्स में हमने आयुर्वेद में अवेलेबल जितने भी सिरप्स है वात रोगों से, वो सारे के सारे मिक्स करके डालें। इसके साथ साथ अक्षित कैल प्लस करके टैबलेट आता है, अक्षिता टैबलेट आता है, ऑर्थोप्रेम डीएस कैप्सूल आता है, ऑर्थोजी, न्यूरोजी, शोतारी जी, जॉइंट गार्ड, जॉइंट फ्लूइड, ऐसी कैप्सूल्स हमारे पास अवेलेबल है। ज़्यादा पेन रहता है तो शूल वज्रीनावटी जैसी मेडिसिन अवेलेबल है। इसके साथ हमारे पास ऑयल्स है, शिव पेन रिलैक्स ऑयल है, जिसमें अमृतधारा मिक्स करके अगर हम यूज़ करें, साथ में बीगे ऑइंटमेंट अगर दें और स्नेहन स्वेदन उसके साथ करते हैं, तो वात रोगों में, खासकर संधिगत वातों में, चाहे कितना भी क्रॉनिक हो, हम लंबे से लंबे समय वाला जॉइंट पेन 95+% क्योर रेट के साथ ट्रीट करते हैं हमारे क्लिनिक। सो ट्रीटमेंट ये है, इसे शमन चिकित्सा कहा जाता है, निदान परियोजन और मेडिसिन। परहेज यानी डूज एंड डोंट्स, यानी पथ्य पेशेंट ने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कि वात रोग तैयार न हो। आयुर्वेद में माना जाता है कि वात का जो उगम है वो पक्वाशय में होता है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन भी हम कहते हैं। आयुर्वेद में 2 ही प्रकार के डिजीज होते हैं, आमाशय समुत्त और दूसरा पक्वाशय समुत्त। तो वात पक्वाशय समुत्त है, पक्वाशय से उत्पन्न हुआ है, तो अगर वो निर्माण पक्वाशय में हो रहा है तो आपकी मेडिसिन कहाँ पहुँचनी चाहिए, पक्वाशय में। और जिन कारणों से, जिन खान पान और लाइफस्टाइल, जिसको हम खान पान और लाइफस्टाइल यानी आहार और विहार करते हैं आयुर्वेद की भाषा में, इससे जो निर्माण हो रहा है उसको आप ट्रीट कीजिए, तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं सर कि हम जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या फिर कभी भी खाना, कभी भी सोना। और जैसे लोगों का ये मानना है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, तो ये मतलब आपके हिसाब से ये सही है या फिर गलत है? देखिए, पानी तो आदमी को भरपूर पीना चाहिए। पानी पीने के कुछ नियम बताए गए हैं। दिन भर पानी पीना चाहिए, ओके। खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, खाने के थोड़ा सा पहले पानी पीजिए, क्योंकि आप पानी पी लोगे और खाना खाओगे तो डाइल्यूट हो जाएंगे आपके जूसेस, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। उसके अलावा दिन भर आपको जब भी प्यास लगती है या नहीं भी लगती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सीजन, आपको भरपूर पानी पीना चाहिए। क्योंकि एक बात है गाउटी आर्थराइटिस, जिसको हम वात रक्त कहते हैं, उसमें जॉइंट्स में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। यूरिक एसिड यूरिया का जो बाई प्रोडक्ट है, उसका यूरिया से बाई प्रोडक्ट बना हुआ है, जो केवल आपके यूरिन से ही एक्सक्रीट होता है बॉडी से। अब आपकी यूरिन कब बनेगी, जब आप ज़्यादा पानी पियोगे। जितना ज़्यादा पानी पियोगे यूरिक एसिड उतना वॉइड होते जाएगा यूरिन से, और आपके अंदर का जो डिपॉजिटेड यूरिक एसिड है वो जल्दी निकल जाएगा। उल्टा इन कॉन्वर्सली अगर आप पानी कम पीते हैं तो क्या होगा, वात हो जाएगा, वात रक्त हो जाएगा आपको। तो ये पानी के बारे में। अब सुबह उठ के कुछ लोग 4-4, 5-5 लीटर पानी पीते हैं। उठने के बाद, क्योंकि उषप पान कहते हैं आयुर्वेद में, उषप पान होता है, उठने के बाद आप 1 गिलास पानी पीजिए, बहुत चिल्ड नहीं, नॉर्मल पानी पीजिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी हिसाब से आवश्यकता अनुसार पीजिए। उठने के बाद 4 गिलास पानी पीना, ये शोधन चिकित्सा जैसे हो गया। किडनी स्टोन वालों के लिए ये ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी वाले बताते हैं। रूटीन में आपको पानी उतना ही पीना चाहिए जितना आवश्यक हो। दिन भर आप भरपूर पानी पीजिए। उठने के बाद 2 लीटर 3 लीटर पानी पीने के बजाय उषप पान कीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पीजिए, इंटरवल में पानी पीजिए। अत्यंबु पान से भी डिजीजेस होते हैं, ऐसे आयुर्वेद में वर्णन। तो वो कंट्रोवर्सी है कि नेचुरोपैथी वाले बताते हैं ज़्यादा पानी पीजिए, यानी इंटरवल में पीजिए ना पानी पीना। एक साथ पी के अग्नि को मंद मत पीजिए, इतना ही पीजिए जितना अग्नि से, जिससे आपका अग्नि मंद ना हो। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, लाइफस्टाइल की बात है। जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड है, ये कभी भी किसी भी सूरत में हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पिज़्ज़ा, बर्गर वैसे चीज़ें जो है बहुत हैवी होती है पचने के लिए, एंड दैट में कॉज आम निर्मित। आम यानी अनडाइजेस्टेड फूड। अगर आम निर्माण हो जाए तो जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाता है और सीधा आम वात तैयार करता है। खाना वही खाना चाहिए जो आपको डाइजेस्ट हो, उसके खाने के नियम होते हैं।
त्रिविध कुक्षीय न्याय से खाना खाया जाता है। यानी जो आपका स्टमक है उसको अगर हम सर्कल बनते हैं तो उसका आधा पार्ट सॉलिड फूड होना चाहिए, 1/4 लिक्विड डाइट होना चाहिए और 1/4 वैकेंट होना चाहिए। इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आयुर्वेद में उसको त्रिविध कुक्षीय न्याय कहते हैं। त्रिविध कुक्षी के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है तो आम निर्मिति नहीं होगी, शरीर में दोष नॉर्मल निर्माण होंगे, आमाशय और पक्वाशय समुत्त व्याधि निर्माण नहीं होंगे। तो पेट आपका सही रहेगा तो किसी प्रकार का वात एक्सेस विशिएट नहीं होगा, दूषित दोष नहीं तैयार होंगे, तो आपको वात रोग भी नहीं होंगे। मॉडर्न लाइफस्टाइल में टाइमली खाना ज़रूरी है। बार बार खाना, कम खाना, अति खाना, खाने के ऊपर खाना, अत्यशन, अध्यशन, अनशन, विषमाशन, ये सारे शब्द आप समझ लीजिए। विषमाशन यानी उल्टा विरुद्ध खाना, अत्यशन यानी जरूरत से ज्यादा खाना, अध्यशन यानी खाने के ऊपर खाना, अनशन यानी कुछ ना खाना। इन सारी चीज़ों को ये विकृत प्रकार, इसे नॉर्मल टाइप में आप सही प्रकार में खाना खाते हो, सही टाइप का खाते हो, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स फ्री खाना खाते हैं और सीजन के हिसाब से खाना खाते हैं। खाने का सीजन, जैसे विंटर में खाना हेवी खाया जा सकता है, समर में खाना कोल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बारिश में खाना अम्ल गुण युक्त नहीं होना चाहिए, सबसे कम हीन बल वाला सीजन होता है। तो ये आहार विहार के नियम, ऋतुचर्या के नियम फॉलो करके अगर आप खाना खाते हैं तो दोषों की निर्मिति नहीं होगी। एक और चीज़ है शोधन चिकित्सा की, मैंने बात की थी। इसके अलावा पंचामृत विधि करके हैं आयुर्वेद में। हर सीजन के शुरू होने से 8 दिन पहले अगर पंचामृत विधि कर लिया जाए तो सीजन चेंज होने के बाद जो आपके शरीर में अब्रप्ट चेंजेस होने वाले, जिसके कारण आपको डिसीज निर्माण हो सकते हैं, पंचामृत विधि से क्या होता है, वो दोष निकल जाता है, जिससे व्याधि निर्मिति या फिर कोई भी डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, राइट, तो कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में मतलब रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया, राइट, चाहे वो आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, एनी अदर, मतलब एनी अदर पैथीज में लोगों ने अपना एफर्ट डाला है कि हाँ हमारी इम्यूनिटी बूस्टर कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो जो बात है उसमें इम्यूनिटी का क्या मतलब संबंध है? देखिए, इम्यूनिटी को आयुर्वेद में वैदिक क्षमत्व कहा जाता है, जिसको ट्रांसलेट किया जाए तो रोग प्रतिकारक क्षमता कहा जाता है। यानी अपने शरीर की बाहर से आने वाले किसी भी डिजीज या रोग से लड़ने की नेचुरल ताकत, यानी रोग प्रतिकारक क्षमता। चाहे वात रोग हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे कोविड हो, शरीर को बाहर से मिलने वाली चीज़ है। बाहर से खाए हुए खाने से दोष निर्माण हुए और रोग तैयार हुए, या फिर बाहर से आया हुआ वायरस आपके बॉडी में गया। तो जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आपके शरीर में जाती है और रोग निर्माण करने की कोशिश करती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। अब इम्यूनिटी को हम आयुर्वेद में कैसे तोलते हैं? आयुर्वेद में धातु बल, दोष साम्य, अग्नि बल, इन सबको इम्यूनिटी माना जाता है। अगर हम वात की बात करते हैं तो वात में जो भी आपके जॉइंट्स है, वात रोग अगर हम संधि वात की बात करते हैं तो जॉइंट्स की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। जॉइंट्स में क्या क्या आते हैं? लिगामेंट्स आते हैं, ब्लड वेसल्स आती है, वहाँ पे आपका साइनोवियल फ्लूइड आता है, बोन्स आती है, उसको कवर करने वाले लिगामेंट्स आते हैं, उसको कवर करने वाला फेशिया आता है। ये अलग अलग प्रकार के धातु, स्नायु है, अस्थि धातु है, मांस धातु है, मज्जा धातु है। ये धातु अगर स्टेबल है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी, धातु अपने प्रमाण, ये टिश्यूज है, वो अपने ही लेवल में स्टेबल है, उनको न्यूट्रिशन अच्छा जा रहा है, उनका पोषण अच्छा हो रहा है, ऐसे समय में उनकी खुद की पर्सनल इम्यूनिटी, उन टिश्यूज़ की जो होम्योस्टेसिस है, इसको मॉडर्न टर्म में कहा जाता है, यानी अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में वो परफेक्ट है, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ऐसी कंडीशन में चाहे आप जो खा लो, चाहे आपके ऊपर कोई मार लगे जॉइंट के ऊपर, या चाहे कितना भी एक्सर्शन हो जाए, वात रोग निर्माण नहीं होंगे। तो इम्यूनिटी का वात रोगों से सीधा संपर्क है। अगर आप स्ट्रांग है, इम्यून है, वात रोग नहीं होंगे। जैसे डॉक्टर, मैं आखिरी सवाल आपको ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम देखा जाए तो अगर 5 या 10 साल के बच्चे को अगर वात होता है तो उसकी मतलब उसका रीज़न क्या है? अगर 5 से 10 साल वाले बच्चों को वात हो रहा है तो पॉसिबिलिटी उसकी जेनेटिक भी हो सकती है। दूसरा, आम वात जैसे रोग अर्ली एज में भी होते हैं, राइट? क्योंकि अगर हम वात देखें तो आफ्टर 50, 60, 70 इन लोगों में वात पित्त दोष जो है वो हमको दिखाई देते हैं, राइट? देखिए, बाल अवस्था में कफ, yes. मध्यम अवस्था में, तरुण अवस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात दोष, ये ज़्यादातर माना जाता है नॉर्मली, नेचुरली।
तो वृद्धावस्था में वात प्रबल होने के कारण उस समय वात रोग होने के चांसेस ज़्यादा है। बट कुछ प्रकार के वात रोग अर्ली एज में भी पाया जाता है, जैसे आम वात तरुण अवस्था में सुकुमार लोगों को होता है, तो 5 से 10 साल के बच्चों को इस काइंड का वात रोग हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है। यस, तो ऐसा पाया जाता है। इन्हीं कारणों से जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। मतलब आयुर्वेदा में इसका फुलफिल Definitely. ट्रीटमेंट है। पूरा समाधान आयुर्वेद में वात रोगों का है, प्रोवाइडेड पेशेंट हमारे पास कितना लेट या जल्दी आता है और वो कितना हमें फॉलो करता है। हाँ, इसके ऊपर- ऑब्वियसली अगर पेशेंट को 1 साल से वात रोग है, अगर वो आफ्टर 1 ईयर अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो ट्रीटमेंट है, वो लेट शुरू हुई तो उसका असर भी लेट ही होगा। राइट, जो दोष कौन सी स्थिति में है, किस धातु में है, कितना गंभीर है, उसको वहाँ से निकालने में कितना समय लगेगा, इसके ऊपर ये चिकित्सा और उसका यशापयश डिपेंड करता है। पहले वो जानना इम्पोर्टेंट है कि ये रोग किस प्रकार है, फिर उसके बाद उसका निदान हम कर Right, सकते हैं। right. एक आखिरी संदेश आप हमारे दर्शकों को आयुर्वेदा में आप क्या देना चाहते हो? टेक होम मैसेज एक ही है सर। देखिए मैडम, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया बात रोगों के बारे में, ऐसे सभी रोगों के लिए है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आप एक्सरसाइज करें, आप सही समय पे सही प्रकार का बैलेंस डाइट लें, हमेशा खुश रहे मेंटली और फिजिकली। अगर आप हैप्पी रहते हैं तो आपके गुड हार्मोन सिक्रीट होंगे। लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप हमेशा फिट रहते हैं। और वात रोगों जैसे गंभीर रोगों को, जो कि साधारण और गंभीर दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो टेक होम मैसेज दिवाली के लिए यही है कि आप अपने आप को फिट रखिए और वात रोगों से बचिए। आपको शुभ दीपावली। आज आपण सल्ला डॉक्टरांच्या विशेष कार्यक्रमामार्फत डॉक्टरकडनं जाणून घेतलंय की वात रोग जर आपल्याला झाला तर त्याचं आयुर्वेदमध्ये कशा पद्धतीने आपण निदान करू शकतो आणि आयुर्वेदामध्ये प्रत्येक रोगाचं निदान हा योग्य प्रकारे होते। आजच्या कार्यक्रमात माझ्यासोबत एवढंच, पुन्हा पाहूया नवीन विषयासह। तोवर पाहत राहा शंखनाद न्यूज, आवाज सत्याचा।